इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और उसमें 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब ये अगला वीडियो 6 नंबर वीडियोज है और इसमें आप लोगों को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे। इसके बिफोर वाले वीडियो में हम आप लोगों को सिंबल्स ऑफ एलिमेंट का जो सिंबल था जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है वो आप लोग बताए थे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखाए हुए हैं एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ along with other element in which current flows is called electric circuit. It is closed path. इसका मतलब एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहे चार्ज को कैरी करके। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चार्ज को कैरी करके वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल तक वो मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जो सर्किट बनता है उसमें हम कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तब जाके एक सर्किट बनता है। अब उसी एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे कि मेनली कितने एलिमेंट्स कितने कंपोनेंट्स होते हैं किसके सर्किट के, तो यही जानना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। और कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट जो है इसमें हम सबसे पहले क्या यूज करते हुआ वायर यूज हम करेंगे क्योंकि वायर के बिना इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही नहीं। 2 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर स्विच। और स्विच को ही कहते हैं की कहते हैं। और की हम आप लोग बताए हुए थे एक ऑफ की होता है और एक ओपन की ऑन की होता है सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से स्विच का आप लोग जानेंगे। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड में सेल होगा और सेल के बारे में हम बताए हुए थे अगर एक से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे बैटरी कहते हैं। तो सेल कहिए या बैटरी कहिए, बात एक ही हुआ यहाँ पे। नंबर 4 जो होगा डिवाइस हो जाएगा। अब ये समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज डिवाइस। जैसे हम लोग हीटर यूज करते हैं, हीटर डिवाइस हो गया। बल्ब यूज करते हैं, बल्ब एक डिवाइस हो गया। आयरन यूज करते हैं, आयरन एक डिवाइस हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो भी टूल्स मूवमेंट में आ जाते हैं अपना एक्शन परफॉर्म्स करने लगते हैं उसी को हम लोग डिवाइस कहते हैं। समझे आप लोग? चलिए नंबर 5 जो होगा यह 5 में मेजरिंग मीटर। ये मेजरिंग मीटर क्या होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी मूव हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्ट हुआ, ये डिवाइस जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, यही इंपॉर्टेंट है। अब इनके माध्यम से हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायर का यूज करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वायर हम किसी भी तरह से सिंपल बना देंगे। ये वायर हो गया। अब इसमें एक स्विच लगाएंगे। तो स्विच को बाद में लगाएंगे, हम लोग पहले सेल लगा लेते हैं, बैटरी लगा देते हैं। तो ये जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यह जो है फिर से वायर हो गया। और यहाँ पे स्विच आप लोग आपके मन के ऊपर ऐसा स्विच लगाइए तब अच्छा वो एक और सिंबल बताया तो वैसा लगाइए, तो बात यहाँ पे एक ही हुआ। और यहाँ पे जो है फिर से हम एक वायर लगा दिए। अब हम जाते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हम लोग इस सीक्वेंस में एमीटर लगा दिए। एमीटर जो होता है यह मेजर करता है, इसका काम होता है। और यहाँ पे एक डिवाइस लगा देंगे। यहाँ पे हम एक क्या लगा देंगे हुआ, एक डिवाइस लगा देंगे। ये फिलामेंट हो गया, ये पूरा बल्ब हो गया। अभी हमने यहाँ पे स्विच को ऑन नहीं किया है। जब तक स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो तक इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, यहाँ पे नहीं मूव नहीं फ्लो नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, इस स्विच को जो है ऑन कर दिया। इस स्विच को हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। ये हुआ हमारा स्विच ऑन।
जैसे ही स्विच ऑन होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से पी निकलेगा, प्रोटॉन्स निकलेंगे। ओके, और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पी निकलता है और निगेटिव टर्मिनल से ई निकलता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव टर्मिनल तक नहीं आती है तब तक ये ग्लो नहीं करता है। ये हो गया हम लोगों का सिंपल डायग्राम। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और फिर अब अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे सर्किट डायग्राम। पूरे कंपोनेंट का यूज करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे किस कंपोनेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, किसको सीरीज में करेंगे, किसको पैरेलल हम करते हैं, किसको कहाँ करते हैं, वो सभी हम लोग डायग्राम में पढ़ेंगे। इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाबू अब सर्किट डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सर्किट डायग्राम में हम आप लोग को बताए हुए हैं कि कंपोनेंट जो है वही यूज किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि वायर, सबसे पहले हम किसको लेंगे? यहाँ पे वायर को लेंगे। तो वायर यहाँ पे हमने बना दिया, ये मान लेते हैं, सॉरी हुआ, ये वायर, ठीक है हुआ। अब वायर जो होता है इसका कनेक्शन जो होता है वो बैटरी से होता है। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग बैटरी बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया बैटरी और यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। और यहीं पे हमने एक स्विच लगा लिया। हमने क्या लगा लिया? स्विच। अभी स्विच का कंडीशन जो है वो ऑफ है, ऑन नहीं है अभी, क्योंकि ऑन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करने लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इसमें तो डिवाइस लगाना तो इम्पोर्टेंट है ही, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइस तो लगाएंगे ही। तो ये यहाँ पे वायर का ज्वाइंट, ये हो गया वायर का कनेक्शन। अब इसमें तो डिवाइस लगा लिए, क्या अब उस डिवाइस के जगह पे जो है हम लोग रेजिस्टेंट लगा लेंगे। रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को नहीं बताए हुए हैं, हम बाद में बताएंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से बना लिया, ये आप लोग भी जानते होंगे वो हुआ, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। और क्या होगा कि हम आप लोग बताया कि एमीटर जो होता है वह सीरीज में लगता है, अर्थात रेजिस्टेंट के सीरीज में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वो लो ऑब्जर्व करता है, लो रेजिस्टिविटी वाला होता है, इसलिए उसे सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ए मीटर लगा दिया, यह क्या हुआ? ए मीटर हो गया, ये हुआ। और एक और चीज हमने छोड़ दिया, एक और कंपोनेंट जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाते हैं, या तो उसको यहाँ पे लगा दीजिए इसके सामने, इसको ना पैरेलल कहेंगे, या तो इसको ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, कहीं भी लगा सकते हैं आप, लेकिन रेजिस्टेंट के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि रेजिस्टेंट जो है उसको यहाँ पे ऊपर का लाइन रेजिस्टेंट नहीं हो पाता है, हो गया। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। और हम लोग जानते हैं इसे बैटरी का, इसे क्या कहते हुआ? इसे बैटरी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्विच कहा जाता है, ऑफ स्विच है। और यह जो हो गया इसे वायर कहेंगे, या इसी कहा जाता है कंडक्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और यह जो ए से इंडिकेट किया गया है यह एमीटर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। इसका ये भी से इंडिकेट किया गया है, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। और ये जो है इसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, क्या है? आर से इंडिकेट, इसे हम लोग रेजिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज और मिला हमें कंपोनेंट में, क्या मिला? वो ये मिला कि ये वायर आकर
इस वायर में यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, तो इसी को ना कहेंगे हम लोग ज्वाइंट वायर। और एक यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हुआ, ये इसको कहेंगे ज्वाइंट वायर। इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, इसे भी कहेंगे ज्वाइंट वायर कहा जाएगा। अर्थात यहाँ से हमने वोल्ट मीटर का वायर जो है ज्वाइंट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, स्विच क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। अभी स्विच किस कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है। अब यहाँ पे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम पहले ही बताए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इसके पहले भी ऑब्जर्वेशन किया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से P निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से हुआ P निकलता है, और निगेटिव टर्मिनल से यहां से E निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले ही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज को कैरी करता है, और चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अब पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट कहेंगे कि जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एकदम गलत है, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, हम तो जानते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो चार्ज को लेकर जाता है और चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो फिर मेनली बात यहाँ पे क्या है कि ये रॉन्ग हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन जो होता है द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से जाता है उस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होता है, मूवमेंट होता है। आगे समझ में आप लोगों को। इसीलिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो इसीलिए अपोजिट हो जाएगा क्या, उसका इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट। हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन भले ही निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और बात होती है, जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी को या उस करंट को क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल करंट कहते हैं। द या सच अ करंट व्हिच मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कॉन्वेंशनल करंट। एक डिफिनेशन ये मिल गया आपको, तो यहाँ पे टॉपिक बना के लिख भी तो सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं हुआ, कॉन्वेंशनल करंट। व्हाट इज कॉन्वेंशनल करंट, तो आप लोग लिखेंगे हुआ दोज करंट which move from positive terminal to negative terminal is called conventional current। समझ में आया आप लोगों को। हुआ इसका मतलब जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करती है उसे हम लोग कॉन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से P निकलता है और निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर जाता है, तो इधर से E जा रही है इधर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, करंट जो होगा, इधर से जाएगी। हमेशा याद रखिएगा। तो इतना समझ में आ गया वो आप लोगों को। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप लोग कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट
is the opposite direction of moving electron in a closed circuit. Are you understand? इसको इरेज किया जाए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप लोग इरेज करते हैं हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओम्स लॉ जो होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक या दो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं, उसको आप लोग बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ समझेंगे। ओम्स लॉ जो होता है यह मेनली दो थिंग्स पे डिपेंड करता है और दो कंपोनेंट का बीच के रिलेशन को शो करता है। इसका मतलब ये एक आई जिसे हम लोग करंट कहते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है, दिखाता है और इनके रिलेशनशिप के माध्यम से एक न्यू कंपोनेंट हमें मिलता है जिसके बारे में भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो यह नियम यही कहता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वहां पे तापमान जो होना चाहिए, टेम्परेचर, वो कांस्टेंट होना चाहिए, पार्टिकुलर होना चाहिए, वेरिएबल नहीं। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही कहता है एक एंड से दूसरे एंड तक जो इलेक्ट्रिसिटी करंट मूव करती है, फ्लो करती है, वह इसके पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही रिलेशनशिप को शो करता है। तो डैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे, डैट इज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या भी होती है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यहाँ पे करंट जो होगी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, या पोटेंशियल डिफरेंस को होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको I के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और साइन में सही रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को V के द्वारा इंडिकेट किया जा सकता है। अब इसे हम लोग याद करके V पहले भी लिख सकते हैं, I को बाद भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे यह इंडिकेट करता है अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अगर I करंट का जो यूनिट होता है वो कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, कम ही होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसे इक्वल करने के लिए या V इज इक्वल टू I करने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लाते हैं जिसे हम लोग R कहते हैं। तो V इज इक्वल टू R इंटू I हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे ये R क्या है, हेयर या वेयर लिख दो, वेयर, जहां R इज अ कांस्टेंट टर्म। क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म। यह एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है और इसे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। इट इज also called resistance of a conductor, यह एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कहलाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, रोकता है। इतना तो समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो V इक्वल टू R इंटू I देख लिया अब यहाँ पे। या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर चाहेंगे हम तो I को यहीं पे रखेंगे और या I को यहाँ से हटा देंगे, तो I इधर मल्टीप्लाई में, इंटू में, और इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो V बाई I हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, R बच गया और R को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट। तो V बाई I इज इक्वल टू
कांस्टेंट आएगा। हर एक केस में अगर V और I का रेशियो निकाला जाए एक ही सर्किट में हर एक पॉइंट पे, तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे हम लोग R कहते हैं। R का जो वैल्यू होता है ये हमेशा चेंजेबल होता है, वो V और I के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर V का वैल्यू I का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो R भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो R भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे तो इतना जानेंगे आप लोग। अब यहाँ पे मेनली हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग क्या करें, देखिए V निकालना हो तो I इंटू R, एक फॉर्मूला ये लगा देंगे। अगर हमें R निकालना हो तो V बाई I का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर अब हमें I निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर I निकालना हो तो I यहीं पे रख देते हैं और R इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो V बाई R हो जाएगा। I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। इस तरह से हमने यह फॉर्मूला इतना जाना। आ गया समझ में? तो यही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किए। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, पहले थोड़ा सा और जान ले। तो यहाँ पे देखो हुआ कि अगर V हमें निकालना है तो R I उसमें दिया रहेगा, या अगर R निकालना होगा तो I और V दिया रहेगा, या तो I निकालना होगा तो R और V दिया रहेगा। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले इसमें जाने। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। तो हम आप लोगों को हम कहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंक्लूजन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का जो निष्कर्ष होता है वो जानना है। तो ओम्स लॉ के माध्यम से हमें V by I is equal to R, which is constanter, is also known as the resistivity of या the resistance of a conductor. Are you understand? तो हम लोग यहाँ पे ये इतना जाना, या इसी को हम लोग I equal to V by R कहेंगे। अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकला, ये कंक्लूजन निकला कि I जो होता है वो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, और यही I जो होगा यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये इनवर्सली का हो जाता है 1 हो जाता है। ये दो थिंग्स हमें मिला। ये इंडिकेट करता है कि अगर वोल्ट को या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, ज्यादा करेंगे, अधिक करेंगे, तो हमारा जो I होगा, करंट होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करते हैं तो I करंट भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। आगे समझ में? थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अगर हम R को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, करंट जो होगी, वो डिक्रीज करेगी। अब क्यों करेगी इसके बारे में जान लें। हम खूब स्पीड में जा रहे हैं, हम बाइक पे बैठे हुए हो और उस बाइक को हम लोग स्पीड में लेके जा रहे हैं। अब स्पीड में लेकर जा रहे हैं हम लोग, तो अगर आगे स्टॉपर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग बाइक को स्लो करते हैं कि नहीं? स्लो करते हैं। हम खूब स्पीडली पंच मार रहे हैं, ढिचुम ढिचुम, लेकिन अगर स्टॉपर आ जाए तो कितना भी स्पीड चले, क्या यहाँ पे स्पीड हमारा स्लो होगा कि नहीं? स्लो होगा। या क्या किया? रेजिस्ट किया, रोक दिया। वैसे ही आगे स्टॉपर आ गया, वो हमें क्या किया? रेजिस्ट कर दिया, रोक दिया। वैसे ही हम किसी कंडक्टर में कुछ डिवाइस लगा दे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उस डिवाइस से होकर तब फिर इस पॉइंट में आएगी। तो इतना दूर वो स्टॉप किया कि नहीं? रेजिस्ट किया, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस रोकता है किसको? करंट को। इसका मतलब जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ही करंट रुक रुक के चलेगा, कम होते जाएगा। समझे? यहाँ पे अगर हम फल रखे हैं, यहाँ से आदमी आ रहे हैं, तो यहाँ से आदमी जितना ही ज्यादा आदमी आएंगे उतना ही ज्यादा ना फल खाएंगे। तो फल एक टाइप का स्टॉपर हो गया, वो आदमी को रोक रहा है, जितना फल ज्यादा आएगा उतना ही आदमी रुकते जाएगा। तो फल ज्यादा आया, आदमी कम हुआ, रुका। फल कम आया, आदमी तेजी से निकला। सेम वर्क यहीं पे हो रहा है कि अगर जितना ही ज्यादा बल्ब लगाएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम होते जाएगी, जितना ही कम बल्ब लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज्यादा होगी। ऐसा में तो वही यहाँ निकल गया।
अब यहाँ पे फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है, अगर रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे समझ में इतना आप लोगों को। चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसको भी अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, इसको नोट कीजिए आप लोगों को पहले। तो यहाँ पे अब हम लोग अगला टॉपिक रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यह कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो करंट को अपोज करता है, रोकता है, रेजिस्ट करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का अगर मेन मीनिंग हम लोग जाने, रेजिस्टेंस यह इसका मीनिंग होता है रेजिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, रेजिस्ट। रेजिस्ट मींस क्या होता है, रोकना होता है। क्या होता है, रोकना होता है। तो यह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, करंट को क्या करता है, रोकता है। और आप पहले ही जानते हैं कि I = V/R ओम्स लॉ से, और इसी के माध्यम से हमें ये मिला कि I जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। अब इसका मतलब होगा कि अगर I को हम इंक्रीज करेंगे तो 1/R क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना समझ में आ गया। अब इसका SI यूनिट जानेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होता है। तो इसका SI यूनिट जो होता है वो ओम होता है। SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और ओम का सिंबल जो होता है ऐसे दिया जाता है। और यही एक नया यहाँ पे टॉपिक मिला, ओम, और इसीलिए इसका नाम, इस थ्योरी का नाम, इस लॉ का नाम ओम्स लॉ रख दिया गया। और यहाँ पे ओम्स लॉ से एक नया सब्सटेंस मिला था, क्या, रेजिस्टेंस मिला था, आर मिला था। तो यहाँ पे इस तरह से अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होगा, क्या होगा, ओम होगा। ये आप लोग तो जान गए। अब यहाँ पे जो नया टर्म मिला था वो रेजिस्टेंस मिला था। इसका मतलब V/I = R, और यही R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और यह एक कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और यही एक नया टर्म मिला था हमें, क्या, रेजिस्टेंस, इस ओम्स लॉ से। और इसी ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट ओम रखा गया। आ गया समझ इतना। अब यहाँ पे ओम का अगर हम लोग पाई ग्राफ बनाते हैं तो ओम का पाई ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ग्राफ। और यहाँ पे हम पहले से ही जानते हैं होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ से ये I फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, और इधर जो है V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यह ओरिजिन हो गया। तो इसका अगर स्लोप बनाया जाए तो ऐसे स्ट्रेट होगा। इसका ग्राफ अगर बनाया तो ऐसे स्ट्रेट होगा। और मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट का हमें स्लोप निकालना है, तो इस पे 2 पॉइंट हम लेंगे और इसको ऐसे मिला दिया जाएगा, ओके। और यह स्लोप निकालने का यही एक वे है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये I को इंडिकेट कर रहा है तो डेल्टा I हो जाएगा, और ये V को इंडिकेट कर रहा है तो ये डेल्टा V हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा I डेल्टा V, यह रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। और रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि R क्या होता है बुआ, R को देखिए यहाँ पे लिखा है V/I होता है। और यहाँ पे V है चेंजेबल, और यहाँ पे I भी चेंजेबल है। तो ये डेल्टा जो होता है यह बहुत ही स्मॉल यूनिट को इंडिकेट करता है। तो R डेल्टा V हो जाएगा, डेल्टा V/डेल्टा I हो जाएगा। आगे समझ में, यह स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम लोग 1 ओम की बात करते हैं तो 1 ओम बराबर क्या होता है, ओम यही है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम हम लोग बता देंगे। देखिए ओम यही ना, तो V का क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो ऐसा यूनिट है ना, वोल्ट, तो V हो जाएगा। और I का क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। तो 1 ओम की बात का तो 1 वोल्ट। इसका मतलब द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एमीटर या 1 इलेक्ट्रिसिटी या 1 करंट इज नोन एज 1 ओम। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, ये हुआ हम लोगों का रेजिस्टेंस।
अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का इसमें समस्या होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा और उसको हम देखेंगे, सोल्व करेंगे, आप लोग बता देंगे। अगर अधिक क्वेश्चंस एनालाइज होंगे तो उस पर एक वीडियो ही बनाकर हम अपलोड कर देंगे। ओके बउआ, तो यहाँ तक कंप्लीट चाहिए हमें नोट्स।